बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त साफदम जदली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम किन कैटल फार्म। आज की वीडियो में आपको मैं बछड़ा फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। बहुत सारे दोस्त जो है वो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, उनको वहाँ पे कुछ मसाइल आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि शायद बछड़ा फार्मिंग में मसाइल नहीं है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन वो डेयरी फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये दोनों जो बिज़नेस हैं, बछड़ा फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग का, इनका मैं आपके सामने डिफरेंस रखूँगा। उसमें कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर, और किस में कितनी मेहनत दरकार होती है और किस में नुकसान होने का डर होता है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी बंदा खुश नहीं होता। जो साइकिल पे होता है ना, वो मोटरसाइकिल की डिमांड करता है, तलब रखता है, ख्वाहिश रखता है। और जो मोटरसाइकिल पे होता है वो गाड़ी की ख्वाहिश रखता है, और जो गाड़ी वाला होता है वो जहाज़ की ख्वाहिश रखता है। तो इसी तरह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बछड़ा फार्मिंग करने के साथ साथ वो डेयरी फार्मिंग की ख्वाहिश रखते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन वहाँ से उकता चुके हैं या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो बछड़ा फार्मिंग की तरफ आना चाह रहे हैं। तो मैं आपको आज बछड़ा फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग का दोनों का ही डिफरेंस बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि मुझे बछड़ा फार्मिंग का अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन डेयरी फार्मिंग का मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मसाइल जो हैं वो मैंने नोट किए हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो डेयरी फार्मिंग से क्यों कुता गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो डेयरी फार्मिंग है वो लंबा पीरियड होता है, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। उसके बाद जो इनकम है वो कुछ अरसे के बाद आना शुरू होती है। और जो बछड़ा फार्मिंग है या फैटनिंग वाला बिज़नेस है, स्लाटर करवाने वाले जो जानवर हैं, इसमें आसानी ये होती है कि आप जब चाहें आप सेल कर सकते हैं। कम से कम 90 दिन आपको रखने पड़ते हैं, लेकिन 90 दिन से पहले भी अगर आप सेल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा ना भी हो तो ये बिज़नेस चल जाता है। उसके बाद अगला जो आता है कि जो डेयरी फार्मिंग है उसमें जो दूध की कैलकुलेशन होती है वो बहुत टफ़ होती है। यानी कि जो बड़ी बड़ी डेयरीज़ हैं उन्होंने वो बाकायदा डॉक्टर रखे होते हैं, मैनेजर रखे होते हैं, वो डेली मैनेज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना दूध निकाला है, आगे मार्केट में कितना गया है, आज कम हुआ है तो किस वजह से हुआ है। अगर हमारा दूध बढ़ रहा है तो फिर उसी को कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन बछड़ा फार्मिंग ये होता है कि अगर आपकी मौसम की वजह से, किसी वजह से, ये खुराक की कमी की वजह से, किसी वजह ग्रोथ कम हो गई है, तो कोई मसला नहीं। आप 90 दिन के बजाय आप 100 दिन पे उनको ले जाएं तो आप कवर कर सकते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ज़्यादा फिर रहे होते हैं, पानी खुद पीना होता है। जो आपने तूड़ी वंडा सैलेज वगैरह डालना होता है वो एक दफ़ा डाल दें तो इतनी कोई ख़ास कैलकुलेशन नहीं होती। उसके बाद डेयरी फार्मिंग में ये होता है कि दूध की जो डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूध का जो रेट है वो ख़र्चों को अगर देखा जाए, जितने अखराजात होते हैं डेयरी फार्मिंग में, वो दूध का रेट बहुत कम होता है। तो वहाँ पे जाके भी प्रॉब्लम बनती है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है बछड़ा फार्मिंग में कि ये दूध तो नहीं देते बछड़े, लेकिन ये जो गोश्त होता है इसकी डिमांड रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। जितना मंडी तेज़ होती है उतने ही आगे फैक्ट्री तेज़ हो जाती है, या जितना फैक्ट्री का डाउन होता है उतना ही मंडी में डाउन हो जाते हैं रेट। लेकिन ये जो डिमांड है ये बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही रहेगी, और ये कभी भी कम नहीं होती। दूध वाली भी डिमांड बढ़ रही है, दूध भी जो है उसकी डिमांड कम नहीं हो सकती, लेकिन उसके अखराजात को देखा जाए तो फिर वहाँ पे प्रॉफिट की रेशो बहुत कम रह जाती है। उसके बाद अगला जो मसला आता है वो ये होता है कि बछड़ा फार्मिंग जो है वो हम 3 माह भी कर सकते हैं, कुर्बानी वाले हम 6 माह 8 माह के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूध वाला जानवर होता है सबसे पहले तो उसका प्रेग्नेंट होना ज़रूरी होता है। कम से कम 10 से 12 महीने के लिए वो प्रेगनेंसी जो है वो, अगर टाइम पे प्रेगनेंसी होगी तो 10 महीने कन्फर्म है, नहीं तो 1 साल का टाइम पीरियड होता है कि उसके बाद जानवर ने जब प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा देना होता है तो उसके बाद उस जानवर की आगे दूध की पैदावार शुरू होती है। यानी कि वो एक पूरे साल की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जाके आप उस जानवर से दूध ले सकते हैं और वहाँ से इनकम ले सकते हैं। लेकिन ये जो कुर्बानी वाले जानवर हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कुर्बानी वाले साल वाले करना चाहें तो साल के कर सकते हैं, अगर आप 6 माह के करना चाहें तो 6 माह के कर सकते हैं। फैटरिंग वाले तो फिर हैं ही 3 माह के, उसका तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगला जो मसला आता है वो ये आता है कि बहुत सारी जो गाय होती हैं, अगर तो वो ऑस्ट्रेलियन है तो उनको मौसम का बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उनको जो वेंटिलेशन है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उनको जो हबस कम करने के लिए पंखे वगैरह कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लगाना पड़ता है कि ताकि उनको जो हबस है वो कम की जा सके और वो जो इस माहौल में एडजस्ट हो सकें। लेकिन
जो बछड़ा फार्मिंग है इसमें माहौल का कोई ज़्यादा असर नहीं होता। हबस की वजह से ग्रोथ का अफेक्ट होता है, ग्रोथ में, सर्दी की वजह से भी ग्रोथ में थोड़ा सा अफेक्ट होता है, लेकिन कभी भी जानवर इसमें ज़ाया नहीं होता, मरता नहीं है। ऑस्ट्रेलियन गाय बहुत सारी मर भी जाती हैं गर्मी की वजह से, लेकिन ये होता है कि ये थोड़ा सा वज़न लूज़ कर जाता है, लेकिन ये ज़ाया नहीं होता। उसके बाद जो अगला डिफरेंस आता है बछड़ा फार्मिंग में और डेयरी फार्मिंग में, वो ये होता है कि आपके जो अखराजात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मिनरल है, बाईपास फैट है, या चोकर वंडा, जो भी आप दूध के जानवर को खिला रहे हैं, क्योंकि जितना खिलाएंगे उतना वो दूध देगा। लेकिन उसके बरक्स अगर मार्केट तो को देखा जाए तो वो दूध की जो कीमत है वो फार्मर को नहीं मिलती। अगर मिलती भी है, जिसके पास 50 या 100 गाय उसने रखी हुई है दूध के लिए, तो वो ज़ाहिर बात है वो गली मोहल्ले में तो दूध सेल नहीं करेगा, वो किसी फैक्ट्री के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, किसी बड़ी फर्म के साथ एग्रीमेंट करेगा। और जो फर्म होती है उसका ये होता है कि जब उनको दूध मिलना शुरू हो जाता है तो फिर अपनी मर्ज़ी का वो रेट लगाते हैं, और जिस वजह से फार्मर परेशान होता है, क्योंकि अखराजात ज़्यादा हो रहते हैं और जो दूध की आगे कीमत मिल रही होती है वो कम होती है। और वो दूध फिर ऐसी चीज़ है कि उसको हर सूरत निकालना ही निकालना है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, जो भी हो, आपने वो दूध निकालना है और उसको बेचना है। आप उसको घर में रख नहीं सकते, आप उसको कोई 8-10 दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन बछड़ा फार्मिंग में ये होता है कि अगर आपके बछड़े नहीं सेल हो रहे, स्लाटरिंग में कोई मसला आ रहा है, वहाँ पर रेट कम हो रहे हैं, या जानवरों की वहाँ पर डिमांड कम है, वो वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा जा रही है, तो आप 90 दिन के बजाय 100 दिन पर चले जाएँ। आपकी खुराक अगर ले रहे हैं तो वो वज़न भी तो बढ़ा रहे हैं ना, 100 दिन से आप 120 दिन पे भी लेके जा सकते हैं। यानी कि आपको कोई ज़हनी टेंशन नहीं होगी कि हर सूरत ये माल आज निकलना चाहिए। लेकिन डेयरी फार्मिंग में ये होता है कि आपको हर सूरत वो जो दूध है वो सेल करना पड़ता है, चाहे आपको फ्री देना पड़े, लेकिन आपने वो देना है। उसके बाद अगला जो फ़र्क आता है डेयरी फार्मिंग और बछड़ा फार्मिंग में, वो ये होता है कि आप गाय लेके आए हैं, प्रेग्नेंट होने से पहले आपने ख़रीदिया, वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो पता नहीं वो प्रेग्नेंट कब होगी, यानी कि उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। वो जब फार्म में इंटर होती है तो उसी वक्त भी प्रेग्नेंट हो सकती है। अल्लाह ना करे उसके अंदर कोई मसला आ गया तो हो सकता है वो सारी ज़िंदगी के लिए ही प्रेग्नेंट ना हो। ये डेयरी फार्मिंग में ये भी बहुत सारे मसले चलते हैं। लेकिन बछड़ा फार्मिंग में ये होता है कि आप कोई जानवर लेके आए हैं, उसने प्रेग्नेंट तो बछड़े ने होना नहीं है, लेकिन ये होता है कि कुछ बछड़े होते हैं वो ग्रोथ कम करते हैं। मतलब ये कि वो दूसरे बछड़े अगर 1200 ग्राम डेली का वेट कर रहे हैं, तो वो कुछ बछड़े होते हैं वो 500-600 करते हैं, यानी कि वो लॉस में जा रहे होते हैं, वो ख़र्चा उन पर पूरा हो रहा होता है, लेकिन वो लॉस कर रहे होते हैं। तो कोई मसला नहीं, आपको अगर लग रहा है कि वो लॉस कर रहे हैं तो आप जब चाहें उनको सेल कर दें, बजाय कि वो लॉस करने के बेशक आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन वो जितने का है उतने का भी सेल हो जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो गाय है, जो ऑस्ट्रेलियन गाय है या कोई भी नस्ली आप गाय लेके आते हैं, लाखों की आप लेके आते हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। वो फिर आप किसी दूध वाले गाय को वो नहीं सेल कर सकते, वो किसी कसाई ने, किसी गोश्त वाले ने ख़रीदनी होती है। और आपको पता है कि अगर एक 5 लाख की गाय है तो वो गोश्त के अगर भाव आप उसको सेल करेंगे तो वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की सेल होगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद डेयरी फार्मिंग में ये होता है कि आपने जानवरों को खुराक टाइम पे डालनी है, थोड़ा सा भी आप मिस करेंगे तो वो दूध की पैदावार पे उसका अफेक्ट होगा। यानी कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए डेयरी फार्मिंग में, यानी आप मालिक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आप मुलाजम पे आपने छोड़ा हुआ तो ऐसा मुलाजम हो कि वो अपनी गाय समझ के उसका टाइम पे दूध निकाले, उसको टाइम पे खुराक दे, तब जाके वो डेयरी फार्मिंग का जो बिज़नेस है वो चलता है। लेकिन बछड़ा फार्मिंग में ये होता है कि आपने अगर सुबह 6 बजे फीडिंग करवानी है और उसके बाद शाम को 4 बजे करवानी है तो कोशिश करनी चाहिए कि टाइम पे ही हो। लेकिन अगर कोई 1 दिन 2 दिन 7 बजे हो जाए और शाम को 4 बजे की बजाय 5 बजे भी फीडिंग हो जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कोई 2 घंटे 3 घंटे भी लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका कौन सा दूध खुश्क हो रहा होता है कि जो 2-3 घंटे लेट होने से इसकी पैदावार कम हो जाएगी। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो मेरे जहन में आ रही थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर मसाइल को देखा जाए तो और भी बहुत सारे मसाइल हैं डेयरी फार्मिंग में, लेकिन मेरा ख्याल है कि बछड़ा फार्मिंग में इतने मसाइल नहीं हैं। लेकिन मसाइल अगर देखा जाए तो डेयरी फार्मिंग में भी नहीं है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आपकी कैलकुलेशन ज़बरदस्त जा रही है, आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो मेरा ख्याल है डेयरी फार्मिंग में भी लॉस नहीं हो सकता। तो बछड़ा फार्मिंग
का तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया है कि अगर आप मेहनत करते हैं, इनको टाइम पे हर एक चीज़ इनकी मैनेज करते हैं तो आपकी ख़रीदारी ठीक होती है, आगे आपका रेट ठीक चल रहा होता है, आपने ख़र्चे कंट्रोल किए होते हैं, तो बछड़ा फार्मिंग जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाती है। लेकिन मेहनत इसमें भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने 50 बछड़े 100 बछड़े डाल लिए और आप जाके कंबल डाल के सो जाएँ और कहें जी मुलाजम कर रहा है तो ठीक है। इसमें भी आपको मुलाजम के ऊपर मुलाजम बन के रहना पड़ेगा, तब जाके ये बिज़नेस चलेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करके अपने सवालात जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।